की अगर हम फंक्शन की बात करें तो ड्यूअल फंक्शन है। ड्यूअल फंक्शन में इसका पहला फंक्शन स्टार्टिंग कोडन का काम करता है, साथ ही साथ ये मिथ्योनिन को कोड भी करता है। तो जी स्टार्ट करने का काम करता है तो ये एन फॉर्माइल मिथ्योनिन को कोड करता है। मिथ्योनिन नहीं, किसको? एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। एन फॉर्माइल मिथ्योनिन कोई और नहीं, एक मिथ्योनिन ही है जिसके साथ एक्स्ट्रा फॉर्माइल ग्रुप लगा रखा है। फॉर्माइल ग्रुप लगा दिया जाए तो बन जाता है एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। तो ये याद रखना, प्रोकैरियोट में स्टार्ट करते टाइम स्टार्टिंग में हमेशा एन फॉर्माइल मिथ्योनिन आएगा। लेकिन ये एयूजी मान लीजिए स्टार्ट के बाद कहीं आता है, चेन बनने के बाद बीच में कहीं आता है, इनसाइड में कहीं आता है, तो फिर ये मिथ्योनिन को कोड करेगा। यहां पे देखो एयूजी स्टार्ट कर रहा है लेकिन ये एयूजी इनसाइड आ गया तो फिर ये मिथ्योनिन को कोड करने लगेगा। अच्छा, ये बात किसमें होती है? प्रोकैरियोट्स में। लेकिन अगर हम कैरियोट्स में एयूजी जब बच्चों स्टार्ट करता है तो मिथ्योनिन को कोड करता है। यहां एन फॉर्माइल मिथ्योनिन, ये एन फॉर्माइल का मिलना ये प्रोकैरियोट का फीचर है। ये प्रोकैरियोट में होता है। यूकैरियोट में तो एयूजी ने स्टार्टिंग की तब भी मिथ्योनिन है, और ये एयूजी इनसाइड कहीं आया तब भी मिथ्योनिन को कोड करेगा। मतलब चाहे शुरुआत करे चाहे बीच में कहीं आएगा तो हमेशा इससे मिथ्योनिन आएगा। भी चेन बनना बंद कर सकता है। मैं ये कहूं इन तीनों में किस अमाइनो एसिड का सेंस है? इनके पास किसी भी अमाइनो एसिड का सेंस नहीं है, इसलिए नाम लिखा गया नॉनसेंस। नॉनसेंस क्यों कहा? क्योंकि किसी का सेंस नहीं था, इसलिए इनको नॉनसेंस नाम दे दिया गया। तो ये नॉनसेंस कोडन के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये से कितने होते हैं? 3। तो अब आपसे पूछना कितने हुए? 3 नॉनसेंस है तो बाकी सारे सेंस होंगे, तो सेंस कोडन की नंबर 61 होती है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। सेंस कोडन की नंबर आपसे पूछा जाए तो 61, नॉनसेंस की नंबर पूछा जाए तो 3, ये 3 वही होंगे। अब बताओ टीआरएनए नहीं होता, इनका टीआरएनए यू ए सी एस एंटीकोडन होंगे, इसका टीआरएनए आएगा तो एंटीकोडन होंगे, ऐसा टीआरएनए का एंटीकोडन होंगे। स्टॉप कोडन का कोई भी टीआरएनए नहीं होता, इनका टीआरएनए नहीं होता। यानी टीआरएनए केवल और केवल सेंस के होते हैं। तो जितने सेंस कोडन होते हैं टीआरएनए भी उतने ही होंगे। तो टीआरएनए की नंबर 61 है, और जितने टीआरएनए होंगे एंटीकोडन होंगे, क्योंकि इन्हीं टीआरएनए पर तो यहां पर एंटीकोडन प्रेजेंट होते हैं। तो जितने टीआरएनए उतने एंटीकोडन, तो एंटीकोडन्स की नंबर भी 61 होगी। तो ऐसे पार्ट को कहा जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन, और इसी अनट्रांसलेटेड रीजन को शॉर्ट में लिखते हैं यूटीआर। यूटीआर का फुल फॉर्म सबको आना चाहिए, अनट्रांसलेटेड रीजन। ये यूटीआर 5 डेज एंड पर है, तो 5 डेज एंड पर लिखा है, इसको कहेंगे 5 डेज यूटीआर। बात समझ में? इसी तरह से यहां पर अच्छा स्टॉप कोडन को तो हम ट्रांसलेटेड में काउंट करेंगे, मतलब ये इतना डायरेक्ट ट्रांसलेटेड होता है। स्टॉप कोडन को भी इंक्लूड करना है क्योंकि चेन बंद होना भी जरूरी है, चेन को स्टॉप करना भी जरूरी है। अब ये जो एरिया होता है ये फिर से यहां पर कहलाएगा यूटीआर, लेकिन 3 डेज एंड पे है तो 3 डेज यूटीआर। यूटीआर का फुल फॉर्म अनट्रांसलेटेड रीजन। तो दोनों तरफ यूटीआर होते हैं, इधर है तो 5 डेज और 3 डेज एंड पे है तो 3 डेज, तो 5 डेज यूटीआर 3 डेज यूटीआर। अब बात आती है इन्फॉर्मेशन यहां है तो ये यूटीआर एरिया क्यों रखा गया? यूटीआर के क्या फंक्शन है? यूटीआर के कई फंक्शन होते हैं। यूटीआर का पहला फंक्शन होता है कि जब प्रोटीन बनता है तो राइबोसोम प्रोटीन बनाते टाइम जब राइबोसोम आएगा तो राइबोसोम यहीं पर अटैच होगा, यहीं राइबोसोम अटैच होता है। राइबोसोम इस पे अटैच होता है तो यूटीआर पे ये यूटीआर जो राइबोसोम को बाइंड करता है तो इसका फर्स्ट फंक्शन आता है फंक्शन ऑफ यूटीआर। फर्स्ट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम को बाइंड करने में, राइबोसोम को यहां बाइंड करने में ये यूटीआर हेल्प करता है। साथ ही साथ यूटीआर का एक अच्छा फंक्शन होता है, हमने पढ़ा भी है। इस साइड पर यूटीआर में इस साइड पर 5 डेज एंड पर याद करिए कैपिंग हो जाती थी, केप लगाते थे 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 3 डेज एंड पर ऐसे यहां पर ए की पॉली ए टेल बनाते थे, कुछ याद है? तो 5 डेज एंड पर यहां पर कैपिंग करते थे और इधर यहां पर टेलिंग करते थे। बताओ कैपिंग टेलिंग करने का पर्पस स्टेबिलिटी बढ़ाना, और ये कैपिंग टेलिंग कौन से पे हो रही है? यूटीआर। अरे दोनों पे हो रही है। 5 डेज एंड ये भी एक तरह का यूटीआर है और ये भी एक तरह का यूटीआर का पार्ट है। यानी याद रखिएगा यूटीआर पर कैपिंग टेलिंग होती है, इससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो सेकंड फंक्शन इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए। ये एमआरएनए की स्टेबिलिटी को एनहांस करता है। दो फंक्शन है, राइबोसोम को बाइंड भी कराते हैं और स्टेबिलिटी को एनहांस करते हैं। अच्छा, जब राइबोसोम अच्छे से जुड़ेंगे आरएनए स्टेबल होगा तो प्रोटीन अच्छे से बनेगा, तो अल्टीमेटली फायदा। सो इन दोनों से अल्टीमेटली फायदा ये निकला। सो यूटीआर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन में क्या नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के कर दिए? 5 टाइप के, और जेनेटिक कोड को ट्रिप्लेट के बजाय टेट्राप्लेट कर दिया। क्वेश्चन में टेट्राप्लेट कर दिया, और कितने कोडॉन्स बनेंगे ये आपसे पूछा है। याद करिए जब हम गेमो का एक्सपेरिमेंट समझते थे तो सिंगलेट होता था तो हम 4 की पावर में 1 लगाते थे, डबलेट होता था तो 4 की पावर में 2 लगाते थे। 4 क्या थे? नाइट्रोजन बेस 1 2 3 4 ये सब सिंगलेट डबलेट यहाँ पे फॉर्म में लिखा जाता था। अगर हम यहाँ पर कोडॉन्स निकालना चाहते तो कोडॉन निकालने के लिए टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस पावर में सिंगलेट है तो 1, डबलेट है तो 2 3 4 इस तरह से। इस क्वेश्चन में मुझे बताओ नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के? 5, तो यहाँ पर हो गया 5 टाइप, और टेट्राप्लेट है तो पावर में 4, तो 5 की पावर 4 सोल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा? 625। कर सकते हैं से। तो यहाँ पर टोटल कोडॉन 625 बनेंगे, और यहाँ पर से टोटल कोडॉन की बात करें तो 60 कोडॉन होना चाहिए। अगर 60 कोडॉन होंगे तभी जाकर तो 60 माइनस आएंगे। अरे 60 कोडॉन होंगे तो 60 माइनस आ जाएंगे, क्योंकि एक कोडॉन से एक अमाइनो एसिड, एक कोडॉन से एक अमाइनो एसिड। लेकिन साथ साथ जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी तो इसको कहीं ना कहीं स्टॉप तो करना पड़ेगा, तो साथ ही साथ इसमें स्टॉप कोडॉन का होना भी जरूरी है। यानी एक स्टॉप कोडॉन भी लगेगा। 1 से 1 आया, 2 से 2 आया, तो 60 अमाइनो एसिड के लिए 60 कोडॉन तो चाहिए, प्लस स्टॉप कोडॉन भी रखना है। यानी एक एक्स्ट्रा स्टॉप कोडॉन भी होगा, क्योंकि ट्रांसलेटेड रीजन में स्टॉप कोडॉन को भी इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम निकाले कोडॉन रिक्वायर्ड 60 प्लस 1 स्टॉप कोडॉन, तो टोटल कोडॉन कितने हो गए? 61। अब बताओ एक कोडॉन में, इस एक कोडॉन में कितने नाइट्रोजन बेस है? आपसे तो नाइट्रोजन बेस पूछे, तो एक कोडॉन में कितने? 3, इस कोडॉन में 3, तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस निकाले जाए तो ये टोटल 61 हो गए थे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक में 3 आते, तो सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180। तो हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस में यहाँ जो वोबल है, इस वोबल का मतलब होता है मिस्टेक, मिस्टेक वाली हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को समझाने वाले साइंटिस्ट थे क्रिक। क्रिक आपने इस हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था। कभी आपसे पूछा जाए कि वोबल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर वोबल लगा के जाते हैं। ऑप्शन में वोबल आता है और बच्चे वोबल लगा के जाते हैं। तो वोबल हाइपोथेसिस वोबल ने नहीं दी है, ये हाइपोथेसिस देने वाले साइंटिस्ट तो क्रिक है। क्रिक साइंटिस्ट ने वोबल हाइपोथेसिस दी थी। बात आती है वोबल का मतलब, तो वोबल का मीनिंग होता है मिस्टेक। वोबल को साइंटिस्ट नहीं है, वोबल का मतलब मिस्टेक से होती है। अच्छा, किस बात की मिस्टेक यहाँ पर सेल में हो रही है, इस बात को क्रिक आपने ऑब्जर्व किया। क्रिक आपने जब इसको देखा तो हम सभी जानते हैं सेल के अंदर अगर हम सेंस कोडॉन की बात करें, सेंस कोडॉन, तो सेंस कोडॉन होते हैं 61। सेंस कोडॉन की नंबर 61 होती है। जितने सेंस कोडॉन होते हैं उतने बच्चों जानते हैं टीआरएनए होते हैं। तो टीआरएनए भी कंसेप्चुअली होना चाहिए यहाँ पर 61, मतलब जितना कोडॉन होता है उतना ही टीआरएनए होना चाहिए। कंसेप्ट कहता है जितना कोडॉन उतना टीआरएनए। अब यहाँ क्रिक आपने सेल में से जब टीआरएनए थर्ड ही बताएंगे, बात समझ में? तो ये थी वोबल हाइपोथेसिस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक दो तरह के वर्ड होते हैं। ये मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। मोनोसिस्टोनिक का मतलब जब किसी एक एमआरएनए के पास एक ही पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन हो, द एमआरएनए इन विच जेनेटिक सिग्नल इज प्रेजेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी एमआरएनए के पास एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की इंफॉर्मेशन हो तो उसको कहते हैं मोनोसिस्टोनिक। ऐसे आरएनए को मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं। कंडीशन होती है, ये हमेशा रखना यूकैरियोट्स में होती है। इस तरह की कंडीशन कहां देखी जाती है? यूकैरियोट्स में। आपको समझाने के लिए यहां पर ये जीन को ड्रॉ किया है। जीन बताइए एमआरएनए कितना है? एमआरएनए आपके सामने यहां पर, यहां से लेकर यहां तक एक ही तो ड्रॉ किया है, एक एमआरएनए। इस एक एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड कितनी बनी? एक एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड भी तो एक ही बनी। तो एक एमआरएनए एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहा है, तो ऐसे एमआरएनए को मोनोसिस्टोनिक कहेंगे, क्योंकि इस एक एमआरएनए से एक ही चेन का फॉर्मेशन हुआ, एक से एक का बनना, कंडीशन का नाम मोनोसिस्टोनिक। अब यहां पर एक बात ध्यान समझिएगा, ये एमआरएनए तो मोनोसिस्टोनिक है। यहां पर ये पूरा एमआरएनए, ये पूरा एमआरएनए
क्या इस पूरे एमआरएनए पर इसकी इंफॉर्मेशन थी? नहीं, इंफॉर्मेशन तो इस इतने एरिया में थी, मतलब यहां से लेके और यहां तक की तो इंफॉर्मेशन है, बाकी पार्ट में इंफॉर्मेशन नहीं था, वो तो यूटीआर था। तो यहां से लेके यहां तक इंफॉर्मेशन है, तो एक्जेक्टली अगर देखा जाए तो वो पार्ट यहां आएगा, वो पार्ट यहां पर आएगा, मतलब ये पार्ट कुछ इतना आएगा। अच्छा, इस पार्ट में ही एक्जेक्ट इंफॉर्मेशन है, पूरी जीन पे इंफॉर्मेशन नहीं होता है, जीन के भी इस इतने पार्ट पर इंफॉर्मेशन है, और जितने पार्ट पर इस एक पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन उसको कहते हैं सिस्टोन। तो यहां पर आप देखो, बताओ जीन कितनी? एक, और उस जीन के अंदर सिस्टोन भी कितना है? एक। एक जीन में एक ही सिस्टोन है, एक जीन में एक ही सिस्टोन है, तो ऐसी कंडीशन को कहेंगे मोनोसिस्टोनिक जीन। इस जीन का नाम मोनोसिस्टोनिक जीन, और इस तरह की जीन कहां मिलती है? यूकेरियोट्स में। मतलब लाइन पूछा जाए, यहां पर बच्चों में जीन कहूं या सिस्टोन कहूं, बात तो एक ही है, क्योंकि उस जीन के पास एक ही तो सिस्टोन है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, समटाइम हम कह सकते हैं जीन और सिस्टोन क्या सेम होता है, या हम समटाइम कह सकते हैं, और ऐसा तब कह सकते हैं जब यूकेरियोट हो। तो यूकेरियोट की जीन में हम जीन कहें या सिस्टोन कहें, एक ही बात चलेगी, क्योंकि एक जीन के पास एक ही सिस्टोन होता है। जैसे स्टेटमेंट आया था, समटाइम जीन और सिस्टोन को सिनोनिमस कहा जा सकता है। ऐसा कब कहा जा सकता है? जब ये यूकेरियोटिक कंडीशन हो। तो यूकेरियोट में क्या कहानी है, क्लियर हुई बेटे? ये तो थी मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। अगला पॉलीसिस्टोनिक में होता क्या है? पॉलीसिस्टोनिक का मतलब जब एक एमआरएनए के पास मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन हो, तो ऐसी कंडीशन को हम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं। अच्छा, और ये कंडीशन मिलती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। ये कंडीशन कहां देखी जाती है? प्रोकैरियोट्स के अंदर इस तरह की कंडीशन थी, और यहां तक ये इतनी बड़ी जीन है। पहले तो मुझे बताओ, यहां जीन के नंबर कितनी है? एक, इतनी बड़ी एक जीन बनाई। अब इस जीन में, यहां जीन से बना ये एमआरएनए, इस एमआरएनए में स्टार्टिंग कोडन कौन सा है? एयूजी। इस एयूजी से यहां पर चेन बनना शुरू हुई। अच्छा, प्रोकैरियोट में यहां एयूजी था, यहां पहला अमीनो एसिड एन फॉर्मल मिथ्योनिन आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, स्टॉप कोडन, ये स्टॉप कोडन है। इस स्टॉप कोडन पे चेन बनना बंद होगी, यानी यहां से स्टार्ट होके फिर से एयूजी आ गया, फिर से यूजी आ गया। अगर प्रोकैरियोट में अगर फिर से यूजी आ जाए, तो फिर से यहां पर नई चेन बनना शुरू होगी, और यहां पर ये नई चेन बनना शुरू हुई, और यहां से लेके अगले स्टॉप कोडन तक फिर एक चेन और बनेगी। ये बच्चों प्रोकैरियोट्स में ही होगा, यूकैरियोट में ऐसा नहीं होगा। यूकैरियोट में अगर यूजी आ भी जाए तब भी नहीं बनेगा। प्रोकैरियोट्स में ही अगर फिर से यूजी आ गया, तो फिर से नई चेन बनेगी, और अगले स्टॉप कोडन पे आके बंद हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान से देखो, बहुत अच्छे सुना, एमआरएनए कितना है? यहां से लेके यहां तक पूरा एमआरएनए तो बच्चों एक ही है। इस एमआरएनए से कितने पॉलीपेप्टाइड चेन बन गए? एक एमआरएनए से दो पॉलीपेप्टाइड चेन बन गए, एक से ज्यादा बन गए। अब एक साथ कितने भी हो सकते हैं, सिखाने के लिए दो बनाए, तो एक एमआरएनए से दो पॉलीपेप्टाइड का बनना, इसी को कहा जाता है पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक में याद रखना, एक एमआरएनए एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करे, तो उसी को हम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं। अब यहां पर जीन पर अप्लाई करें, बात तो सुनना सभी अच्छे से। यहां पर इस पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन क्या पूरे जीन पर है? क्या पूरे जीन पर है? नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन यहां से लेके और यहां तक ही तो है, यहां से लेके यहां तक ही है। तो ये जो इतना पार्ट है, यहां से लेके स्टॉप कोडन तक का पार्ट, ये इतना पार्ट क्या बन जाएगा यहां पर? सिस्टोन। ये जो इतना पार्ट यहां पे बना, इस इतने से पार्ट को क्या नाम दे दिया गया? सिस्टोन। और ये सिस्टोन नंबर 1 है, क्योंकि इस पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन यहां है। और सिस्टोन किसको कहते हैं? जिसके पास वन पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन है। तो इस वन पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन यहां, तो ये सिस्टोन हो गया। अब फिर देखो, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, उसकी इंफॉर्मेशन यहां कहीं होगी, मतलब यहां पर होगी, तो ये जो इंफॉर्मेशन यहां स्टोर है, इसको सिस्टोन नंबर 2 कहेंगे, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन तो यहां बैठी है। अब यहां डायग्राम में देखो, जीन कितनी है? जीन तो एक है, और उस जीन में सिस्टोन कितने होंगे? दो। तो एक जीन में एक से ज्यादा सिस्टोन का होना, इसी को कहा जाता है पॉलीसिस्टोनिक जीन। और इस तरह की पॉलीसिस्टोनिक जीन कहां देखी जाती है? प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो प्रोकैरियोट में इसी डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, प्रोसेस का नाम बोलो। डीएनए से डीएनए का बना, प्रोसेस का नाम रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए से डीएनए बना, ये रेप्लिकेशन हुआ। अब इस डीएनए से यहां बना आरएनए, प्रोसेस का नाम बताओ बच्चों। डीएनए से आरएनए का बना ट्रांसक्रिप्शन, तो ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से अब बनता है प्रोटीन, प्रोसेस का नाम ट्रांसलेशन, तो ये ट्रांसलेशन है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास स्टोर थी, डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए के पास गई, आरएनए से इंफॉर्मेशन प्रोटीन के पास गई। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऐसे यूनिडायरेक्शन फ्लो हो रही है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूनिडायरेक्शन फ्लो हो रही है। तो इंफॉर्मेशन का यूनिडायरेक्शन फ्लो होना, इसी को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा, और ये समझाया था ग्रीक साइंटिस्ट ने। इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो कि सेंट्रल डोग्मा का एक्सेप्शन है। तो सेंट्रल डोग्मा का ग्राफ एक्सेप्शन कहा जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि कहां देखा जाता है? वायरस के अंदर, जिनमें आरएनए जीनोम होता है। अच्छा, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की डिस्कवरी 2 साइंटिस्ट ने की थी, टैमिन एंड बाल्टीमोर, और इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी राउस सार्कोमा वायरस के अंदर। अच्छा, इनमें मेन साइंटिस्ट टैमिन थे, तो इसलिए इस प्रोसेस को टैमिनिज्म कहते हैं, प्रोसेस का नाम टैमिनिज्म। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का दूसरा नाम क्या कहलाता है? टैमिनिज्म कहलाता है। क्लियर? इसको आप ऐसे समझिएगा, ये एमआरएनए से यहां डीएनए बनाए, एमआरएनए से डीएनए बनाए, तो ऐसे डीएनए को फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है। यानी आरएनए से बनने वाले डीएनए को सीडीएनए कहते हैं, और सीडीएनए का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और इसको बनाने वाली प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन यहां जो एंजाइम लगा, उस एंजाइम का नाम पूछे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा। अरे बात समझ में? प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन इस एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है एक तरह से आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। यहां पर बना डीएनए रहे, बना क्या रहे? डीएनए। तो डीएनए बनाने वाले को कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन आरएनए से बना रहे, आरएनए पर डिपेंड होकर बना रहे हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को कह सकते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज सीडीएनए? तो सीडीएनए कुछ और नहीं, डीएनए फॉर्म्ड बाय एमआरएनए। एमआरएनए से जो डीएनए बनता है, इसी डीएनए को हम कह सकते हैं सीडीएनए। यानी एमआरएनए के अंदर हम जानते हैं केवल और केवल एक्सोन्स होते हैं, क्योंकि इंट्रोन तो हटा देते हैं। तो एमआरएनए में कंटेन ओनली एक्सोन, मतलब अगर मैं यहां एमआरएनए बनाऊं तो इसमें एक्सोन ही होंगे, इंट्रोन नहीं होगा। अगर इसमें केवल एक्सोन है, तो जो सीडीएनए बनेगा, इसमें भी तो यहां पर ओनली एक्सोन होंगे। ये बात याद रखना, सीडीएनए में ओनली एक्सोन्स होते हैं, क्योंकि ये बना एमआरएनए से। एमआरएनए में ओनली एक्सोन, तो इसमें भी ओनली एक्सोन ही रहेंगे। बात समझ में? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ऐसे डीएनए को सीडीएनए। सी का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एमआरएनए में भी ओनली एक्सोन होंगे। अच्छा, क्वेश्चन आता है, सीडीएनए बनाने की जरूरत कब पड़ती है? कई बार बच्चों लैब में भी एमआरएनए से सीडीएनए बनाते हैं, इसको बनाने की जरूरत कब पड़ती है? इस बात को हम क्लियर करें। ये बच्चों को समझाने के लिए ह्यूमन की सेल लेते हैं, जिसमें ह्यूमन की जीन बैठी है। ये सेल ह्यूमन की है, ह्यूमन की जीन। इस जीन से यहां आरएनए बना, इस आरएनए में आप देख रहे हैं एक्सोन है, और साथ ही साथ यहां पर बच्चों ये बीच में ऐसे इंट्रोन है। एक्सोन के अलावा इंट्रोन है। अच्छा, किसको हटाएंगे? बिल्कुल सही, इंट्रोन को हटाएंगे, और इंट्रोन को हटाने की प्रोसेस का नाम स्प्लाइसिंग। जैसे स्प्लाइसिंग करेंगे, यहां से इंट्रोन हटेगा, और इंट्रोन हटेगा तो इसमें केवल और केवल एक्सोन और एक्सोन बचेंगे, केवल यहां पर एक्सोन बच जाएंगे, और ऐसे आरएनए का नाम एमआरएनए। अब यही एमआरएनए आगे जाके फाइनली प्रोटीन बना देता है। ये बात हम कई बार समझ चुके हैं। अब तो यहां पर क्या किया गया, यहां इस जीन को उठा के, ह्यूमन की जीन को उठा के, अब इसको ट्रांसफर करते हैं इकोलाई के अंदर। मतलब ये इकोलाई की सेल है, और इस इकोलाई की सेल के अंदर ये जीन ट्रांसफर की। किसकी जीन कहां से कहां पहुंचा रहे? ह्यूमन की जीन उठा के इकोलाई के अंदर ट्रांसफर करें, हमारी जीन निकाली और बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दी। जब यहां पर ह्यूमन की जीन ट्रांसफर करेंगे, ये ह्यूमन की जीन है, तो इस जीन से पहले क्या बनता है? एचएनआरएनए, तो यहां भी एचएनआरएनए बनेगा। अच्छा, इसमें एक्सोन के साथ साथ बताइए और क्या होगा? एक्सोन के साथ साथ यहां पर इंट्रोन भी होगा। अब आप बताओ किसको हटाएं? इंट्रोन। प्रोसेस का नाम स्प्लाइसिंग, और स्प्लाइसिंग करेंगे तो इसमें यहां पर अब बच जाएंगे केवल और केवल एक्सोन, और यहां एक्सोन बनेंगे, आरएनए का नाम एमआरएनए, और ये एमआरएनए अब क्या बनाएगा? प्रोटीन। अब सोचो, क्या यहां प्रोटीन बनेगा? यहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। हमने ह्यूमन की जीन डाल दी, लेकिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। बताओ कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? दिमाग लगाओ,
आप लोग सभी जानते हैं इकोलाई प्रोकैरियोट है। इकोलाई क्या है? प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग नहीं होती। प्रोकैरियोट के अंदर स्प्लाइसिंग नहीं होती, और जब ये स्प्लाइसिंग नहीं होगी तो एमआरएनए नहीं बनेगा, और जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन कहां से बनेगा? यानी बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी कि हम अपनी जीन उठा के इकोलाई में डाल तो देते हैं, लेकिन यहां सक्सेस नहीं मिलती है, प्रोटीन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि स्प्लाइसिंग की दिक्कत आ गई। अब हमें किससे बचना है? स्प्लाइसिंग से कैसे भी करके बचना होगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोल्यूशन निकाला? उन्होंने क्या किया, ये जो एमआरएनए दिखाई दे रहा है, इस एमआरएनए को सेल में से बाहर निकाला। अच्छा, इस एमआरएनए में आप बताना एक्सॉन होंगे या इंट्रॉन? तो एमआरएनए में केवल एक्सॉन है, केवल एक्सॉन है। अब ये जो एमआरएनए बना, इससे यहां पर बनाया गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से सीडीएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से सीडीएनए बना लिया, वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस है, सीडीएनए बना। अब बताओ, यहां एक्सॉन एक्सॉन है तो सीडीएनए में भी एक्सॉन और एक्सॉन ही होंगे, इंट्रॉन होगा ही नहीं। और इस सीडीएनए को उठा के अब यहां पर फिर से इकोलाई के अंदर यहां ट्रांसफर करते हैं। ये इकोलाई के अंदर यहां ट्रांसफर किया। अच्छा, इकोलाई में किसको ट्रांसफर कर दिया? सीडीएनए को। और जैसे सीडीएनए को ट्रांसफर करेंगे, इसमें केवल एक्सॉन एक्सॉन है, और केवल एक्सॉन एक्सॉन है तो यहां डायरेक्ट एमआरएनए ही बनेगा। यहां डायरेक्ट एमआरएनए बनेगा तो किसमें इंट्रॉन है ही नहीं, तो इस बार एचएनआरएनए नहीं बनता, डायरेक्ट एमआरएनए बनता है। और डायरेक्ट एमआरएनए बना तो इसमें केवल एक्सॉन एक्सॉन होंगे, तो इस बार सक्सेसफुली प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस बार प्रोटीन बन जाएगा। तो बताइए, पहले स्प्लाइसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, उस स्प्लाइसिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है सीडीएनए बनाओ। और सीडीएनए बनाने के लिए कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करता है। समझ में? तो आप बताइए, सीडीएनए फॉर्मेशन कब हमें करना पड़ेगा? तो सीडीएनए का फॉर्मेशन तब करना पड़ेगा जब जब स्प्लाइसिंग से बचना होगा। यानी जब स्प्लाइसिंग से बचना होगा, इस तरह से सीडीएनए बनाएंगे और इसको ट्रांसफर करा देंगे। क्लियर? तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट तब होती है जब हमें फाइनली किससे बचना हो? स्प्लाइसिंग से बचना हो।